बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर एंड एनर्जी। पावर क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ टाइम रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। किसी भी टाइम में जो वर्क किया जाता है इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम में जो वर्क किया जाता है इसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन इसकी बनती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। लिखा कैसे जाता है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, उसके बाद एवरेज पावर क्या होगी? इफ़ डेल्टा डब्ल्यू इज़ द वर्क डन इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द एवरेज पावर इज़। देखें कि जो टोटल टाइम में जो टोटल वर्क किया जाता है इस रेशियो को क्या कहते हैं? एवरेज पावर कहेंगे। ठीक है, टोटल टाइम में जो टोटल वर्क होगा उसकी रेशियो को हम क्या कहेंगे? एवरेज पावर। उसे पी ए वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी लिखा जाता है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। देखें कि ये जो फैक्टर है डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, इस पर अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें, वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो टाइम इंटरवल का फैक्टर है वो अप्रोच करना चाहिए ज़ीरो को। अगर ये हम कंडीशन अचीव कर लेते हैं, मीन्स कि इतना स्मॉल इंटरवल लेना है इस टाइम का कि वो अप्रोच कर रहा हो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो को, तो इस तरह का अगर टाइम लेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। लिखा कैसे जाता है? पी आई एन एस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? जो पावर का यूनिट होता है वो वॉट होता है, वॉट। उसके बाद पावर का यूनिट देखें, फार्मूला होता है डब्ल्यू बाय टी। तो वर्क का यूनिट जाउल होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, तो सेकंड इसका यूनिट बनेगा जाउल पर सेकंड। अब उसके बाद जाउल्स होता है इक्वल के जी एम टू एस माइनस टू। ठीक है, और सेकंड एज इट इज़। अब ये सेकंड नीचे प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो ये के जी एम टू एस माइनस थ्री हो जाएगा। ये माइनस टू ऑलरेडी है, जब ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस थ्री बन जाएगा। तो थर्ड यूनिट इसका क्या बन रहा है? ये वाला। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। डायमेंशन क्या बनेगी? एम एल टू टी माइनस थ्री। जो के जी होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम। और उसके बाद जो एम टू है मीटर, उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद एस माइनस थ्री की डायमेंशन क्या आ जाएगी? टी माइनस थ्री आ जाएगी। तो इस तरह से ये इन सब की डायमेंशन आ जाएगी। जब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, उसके बाद अब हमने पावर को तो डिफाइन कर लिया। अब पावर का यूनिट क्या है? वॉट। हमने उसको भी डिफाइन करना है। तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है? व्हेन 1 joule of work is done in 1 second, then the power will be 1 watt। 1 watt का मतलब है जब 1 सेकेंड में जितना वर्क जो होगा वो 1 जाउल होगा, तो हम क्या कहेंगे? 1 वाट। 1 सेकेंड में 1 जाउल, ये जो रेशियो है 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ किलोवाट आवर। देखिए जो सनती पैमाने होते हैं वहाँ पे पावर का स्मॉल यूनिट यूज़ नहीं होता, बिग यूनिट यूज़ होता है, और वो किसके इक्वल होता है? किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो किलोवाट आवर होता क्या है कि 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। जब एक घंटे में जो काम किया जाता है वो किसी एजेंसी के ज़रिए किया जाता है और एजेंसी की पावर होनी चाहिए 1 किलोवाट, तो हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा? 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक घंटे में जितना वर्क किया जाता है वो किसी एजेंसी के ज़रिए किया जाता है और उस एजेंसी की पावर क्या होनी चाहिए? 1 किलोवाट, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? अब उसको देख लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, तो 1 किलो की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे किलो की जगह क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, और वॉट एज इट इज़ आ जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा? एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो वो लिख लिया हमने। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3650 आ जाएंगी, वॉट सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब देखें कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 6 1 2 3 4 5। ठीक है, वॉट सेकेंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 6 मल्टीप्लाई 10 एज टू पावर 5
वॉट सेकेंड। अब मुझे मेगा बनाना है तो मेगा किसके इक्वल आएगा, देखें कि जो मेगा की पावर होती है ना मेगा, वो होती है 10⁻⁶। तो मुझे 10⁻⁶ लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी 10 के साथ और डिवाइड भी करवा दूंगी 10 के साथ। तो जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है वो क्या होगा, 36/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, वॉट सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 10 है इन ज़ीरोज़ के साथ जब ऐड होगी तो ये 10⁻⁶ बन जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है कि देखें 36 को जब 10 पे डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3.6। ठीक है, और 10⁻⁶ की जगह मेगा आ जाएगा। और वॉट सेकंड किसके इक्वल होता है, जॉल्स के इक्वल होते हैं। तो वो हमने लिख दिया, तो हमने प्रूव कर दिया है कि 1 kWh इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल्स। तो जॉल्स को मैंने कैसे लेकर देखें कि जो 1 वॉट है हम कहते हैं कि वो 1 जॉल बाय 1 सेकंड होता है। तो अगर आपने यहाँ से जॉल निकालना तो वो आ जाएगा वॉट सेकंड के इक्वल। तो इस तरह से मैंने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पावर एंड हमने वेलोसिटी निकालना है। पावर एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि द सपोज फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, P इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें कि हमारे पास एफ डॉट वी वैक्टर इज इक्वल टू पी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में P इज इक्वल टू एफ डॉट वी प्रूव करें। तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि देखें कि ये लिमिटिंग वैल्यू मैंने पावर के लिए लिया, फिर उसके बाद जो वर्क होता है वो इस चीज़ के इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा डी के इक्वल होता है। एफ को अगर बाहर निकालें अंदर सारी ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अगर थोड़ा गौर करें ये वाली सारी वैल्यू किसकी है, ये वेलोसिटी की है। तो यहाँ पे हमने वी पुट कर दिया, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो पावर है वो एफ डॉट वी के इक्वल होता है। तो ये पावर और वेलोसिटी का रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है दो वेक्टर्स का तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, किसी बॉडी में अगर एनर्जी होगी तब भी वो काम करने की सलाहियत रखती है, अदरवाइज नो। टाइप्स क्या हैं, दो हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन की वजह से एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और फार्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। फॉर एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। देखें जो एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी के आगे फर्दर हम जैसा कि इसके आगे एग्जांपल में आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी हम आगे डिफाइन करते हैं कि वो होती क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द फील्ड। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द हाइट h इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि कोई भी बॉडी रखती है किसकी वजह से, किसी हाइट की वजह से, तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सिंपली इसकी एग्जांपल दूं तो देखें जो डैम के अंदर वाटर स्टोर होता है वो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखें वो जो पानी है, ठीक है, उसको अर्थ की सरफेस के साथ एक चीज़ जुड़े हुए है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के फोर्स उसको क्या किए कि अर्थ की सरफेस के साथ बाउंड किए हुए है, तो इस वजह से हम कहते हैं। और वो वाटर जो होता है ना डैम के अंदर उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी डैम के वाटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला क्या लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ओके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फोर्स और डिस्टेंस आ जाएगा। फोर्स जो वेट की फोर्स लग रही है वो mg की इक्वल होगी, और डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हाइट के अलॉन्ग है तो h आ जाएगा। तो उसके बाद ये फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड रिलेटिव टू सम आर्बिट्रेरी पोजीशन अगेंस्ट अ वैल्यू ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन सम केसेस एट अ पॉइंट इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ कैन ऑल्सो बी चोजन एज रेफरेंस लेवल। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिटर्मिन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है। ठीक है,
कि उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है और हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है और उस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। और ज़ीरो तभी हो सकती है जब हम पॉइंट चूज़ करेंगे इन्फिनिटी का, ठीक है। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम इस रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्टेट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखें कि जो कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट इसकी क्या है कि वर्क डन ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब हमने इसका प्रूव करना है कैसे। कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। उस पर जो फोर्स एक्ट करती है F एक्ट ऑन अ बॉडी ओवर अ डिस्टेंस एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें प्रूव कैसे करना है कि देखें कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज़ किया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो s की जगह हम d भी लिख सकते हैं, 2ad इज इक्वल टू बेसिकली जो वर्क का फॉर्मूला होता है ना वो होता है FD। तो मुझे f की वैल्यू लेनी है और d की वैल्यू लेनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए मैंने ये d की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हुए मैंने ये फोर्स की इक्वेशन ले लिया, F इज इक्वल टू ma। अब एफ डी के अंदर f की जगह पहले f की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी, d की जगह d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा, हाफ m वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। m को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ m वी एफ क्या है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और हाफ m वी आई स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज है जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। तो अब आप लोगों ने प्रूव करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने प्रूव करना है W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। ये असाइनमेंट है। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।